आज की कहानी हमारी एक सच्ची कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए मॉरल लेसन साबित होगी। एक बहन है, वो कहती है कि आज माँ ने चावल बनाए थे और फिर जिद कर रही थी कि मैं जाकर भाई और भाभी को दे आऊं। भाई के घर जाने को दिल नहीं करता था। मैंने कहा अम्मा नहीं जाऊंगी। माँ कहने लगी तू दे आ, फैसल बिरयानी बड़े शौक से खाता है। मैंने हैरान होकर माँ की तरफ देखा। अम्मा, उसने तो आपसे सुबह बहुत बदतमीजी की थी, आपको फिर भी उसकी फिक्र हो गई रही है। जब मैंने बिरयानी की प्लेट रखी तो माँ ने प्लेट में थोड़ा सा हलवा भी रख दिया। मैंने कहा बस बिरयानी ठीक थी। तो कहने लगी तेरा भाई बड़े शौक से खाता है। मुझे इतना, मैं अपनी माँ के चेहरे की तरफ हैरान होकर देख रही थी कि माँ की मोहब्बत कितनी अच्छी होती है। रात इतनी बेइज्जती करके भाई घर गया था, और छोटी सी बात पर वो भी। जैसे ही बिरयानी की ट्रे और हलवा लेकर भाभी के घर पहुंची, दरवाजा खोलकर मेरी तरफ भाभी ने देखा और बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी अब क्या है, तुम लोगों को सुकून क्यों नहीं आता? कौन से दम दरूद तावीज धागे डालकर कुछ ना कुछ खाने को ले आती हो? मैंने ये कहा तो भाभी ने कहा और मेरे हाथ से ट्रे पकड़ी और जोर से। मेरा नाम मरियम है और हम सिर्फ दो ही बहन भाई थे। मेरा बड़ा भाई फैसल मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन आपस में प्यार किसी मिसाल से कम नहीं था। बचपन की शरारतें या स्कूल की पढ़ाई, फैसल भाई ने हमेशा एक साए की तरह मेरा साथ दिया। हम दोनों के दरमियान कभी ऐसी दीवार नहीं आई जो आम तौर पर बहन भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े से खड़ी होती है। भाई ना सिर्फ मेरा भाई था बल्कि दोस्त था। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, मेरे कहे बगैर मेरी आंखों की नमी पढ़ लेता था। हमारे घर का माहौल बहुत सादा और सुकून से भरपूर था, जहाँ हमने मोहब्बत की आगोश में परवरिश पाई थी। और यही वजह थी कि हमारे दरमियान एक ऐसा मजबूत बंधन कायम हो गया था जिसे वक्त की कोई आंधी कमजोर नहीं कर सकती थी। हमारे अब्बा की शहर के मरकजी बाजार में कपड़े की एक दुकान थी। वो दुकान इतनी बड़ी नहीं थी कि हम शाहाना जिंदगी गुजारते, मगर वो इतनी छोटी भी नहीं थी कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता। अब्बा की मेहनत और दयानतदारी की बदौलत हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जैसे ही फैसल भाई थोड़ा जवान हुआ, उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, उसने अब्बा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह सवेरे अब्बा के साथ दुकान पर जाता और शाम तक वहां मेहनत करता ताकि घर की खुशहाली बरकरार रहे। फैसल की जिम्मेदारी और फर्मा बरदारी ने अब्बा और माँ के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ा दी थी, और मैं फख्र महसूस करती थी कि मेरा भाई इतना समझदार और मेहनती है। इसी दौरान हमारी एक खाला का हमारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। खाला और उसकी बेटी सहर अक्सर बेशतर हमारे घर आती रहती और घंटों कयाम करती। खाला का अंदाज बहुत अपनायत भरा था, लेकिन उस अपनायत के पीछे कोई और ही अजायम छुपे हुए थे। वो अक्सर बातों ही बातों में फैसल की तारीफें करती और माँ को जताती कि ऐसा होनहार और सलीकामंद बेटा तो किस्मत वालों को मिलता है। सहर भी मेरे साथ घुल मिल जाने की कोशिश करती, मगर उसकी नजरें अक्सर फैसल की आमदोरफ्त पर होती थी। हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी गैर मामूली दिलचस्पी से कुछ ना कुछ अजीब जरूर महसूस होता था। उसमें असल तो खाला की नीयत थी, वो फैसल को अपना दामाद बनाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि फैसल अकलौता बेटा है, शहर में अपना घर है और कारोबार भी सेट है। उनके नजदीक ये एक ऐसा सुनहरी मौका था जिसे वो किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो अक्सर माँ को ये तासर देती कि सहर फैसल के लिए बेहतरीन जीवन बताती है। माँ तो अपनी सादगी में खाला की बातों में सिर्फ रिश्तेदारी की मोहब्बत को समझती थी। सहर ने आहिस्ता आहिस्ता भाई को अपनी मीठी बातों के जाल में उलझाना शुरू कर दिया। वो जब भी घर आती भाई की पसंद नापसंद का ख्याल रखती और ऐसी अपनायत जताती कि भाई जैसा सुलझा हुआ इंसान भी उसके शहर में आ गया। एक दिन खाला ने मौका पाकर माँ से फैसल के लिए शहर का हाथ मांग लिया। माँ तो पहले ही अपनी बहन और भांजी पर जान छिड़कती थी, उन्होंने फौरन हामी भर ली। अब्बा भी इस रिश्ते पर राजी हो गए कि अपनी ही भांजी है, घर में खुशियां आएंगी। हमने बड़े अरमानों से भाई की शादी की तैयारी की, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी माँ ने भाई के वलीमे के जोड़े और तोहफे पर वार दी थी। हम सब बहुत खुश थे। घर में एक ऐसी रौनक आने वाली है जो हमारी मोहब्बतों को दाम बख्शेगी, मगर हमें क्या मालूम था कि ये खुशियां आरजी साबित होंगी। शादी के चंद दिन गुजरे थे कि शहर का वो रूप सामने आने लगा जिसका हमने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। वो जो पहले हर वक्त मुस्कुराती थी, अब उसके चेहरे पर हर वक्त बेजारी और गुस्सा रहने लगा था। घर के काम काज तो एक तरफ, उसने माँ और अब्बा से बात करना भी गवारा नहीं किया था। हद तो तब होती है जब उसका असल फैसल भाई पर पड़ने लगा था। वो भाई जो कभी मेरे कहे बगैर
मेरी हर बात मान लेते थे, अब शहर की बातों में आकर मुझसे खींचे खींचे रहने लगे थे। उनका रवैया इतना बदल गया कि बाज औकात मुझे यकीन नहीं आता था कि ये मेरा ही भाई है, जिसने बचपन से आज तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था। शहर ने भाई के कान भरना शुरू कर दिए कि घर और कारोबार सिर्फ उनका है और बाकी सब उन पर बोझ हैं। एक शाम वो भी आई जब अब्बा थके हारे दुकान से वापस आए और उन्होंने मामूल के मुताबिक शहर से पानी मांगा तो वो आपे से बाहर हो गई। उसने सबके सामने अब्बा से बदतमीजी शुरू कर दी और ऊंची आवाज में कहने लगी कि वो उस घर की नौकरानी नहीं है जो हर वक्त सबकी खिदमत करती रहे। अब्बा बेचारे अपनी ही बहू के इस कड़वे लहजे पर हका बका रह गए, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था। उनकी आंखों में वो कुर्ब था जो एक बाप अपनी औलाद के सामने बेबस महसूस करता है। फैसल भाई ने शहर को खामोश कराने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे उन्हें अब्बा की तजलील का एहसास ही ना हुआ हो। वो भाई जो अब्बा के पांव की आहट पर खड़े हो जाया करते थे, आज अपनी बीवी की खातर अपने बूढ़े माँ बाप की बेइज्जती पर खामोश बैठे रहते थे। मैं ये सब देखकर टूट सी गई थी। मेरे लिए ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। मेरा भाई जो मेरा मान था, आज इतना बदल गया कि मैंने जब भाई की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेंगे, तो उन्होंने नजरें फेर ली थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब हम घंटों बैठकर बातें करते थे और आज वही भाई एक अजनबी की तरह पेश आ रहा था। शहर ने न सिर्फ भाई को हमसे छीन लिया था, बल्कि हमारे घर का वो सुकून और प्यार भी गारत कर दिया था जिस पर हमें नाज था। कमरे की तन्हाई में बैठकर सिर्फ यही सोच रही थी कि रिश्तों में ये करवाहट इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। घर के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे थे और शहर की बदतमीजी अब हद से बढ़ चुकी थी। वो बात बात पर माँ और अब्बा को जताती कि इस घर में उसका दम घुटता है। एक दिन जब शहर ने किचन में बर्तन पटकते हुए माँ को जली कटी सुनाई तो माँ का जबत जवाब दे गया था। उन्होंने सोचा कि शायद फैसल अब भी वही पुराना फर्मा बरदार बेटा है जो उनकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। माँ ने बड़े प्यार से फैसल को पास बिठाया और कहने लगी, बेटा फैसल, तू तो मुझसे हर बात शेयर करता था। आज मैं तुझसे एक गुजारिश करती हूँ, शहर को थोड़ा समझाओ। वो अपने ससुर के सामने ऊंची आवाज में बात ना किया करे। अब्बा की सफेद दाढ़ी का कुछ तो भरम रखे, वो इस घर की इज्जत है, उसे बड़ों का एहतराम करना सीखना चाहिए। माँ की आंखों में उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी लाज रखेगा, मगर फैसल के चेहरे पर छाई बेरुखी ने कुछ और ही कहानी सुनाई थी। माँ की बात सुनकर फैसल के माथे पर बल पड़ गए। उसने इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, अम्मा, आखिर आपको हो गया क्या हुआ है? इस घर में नई नई आई है, अभी उसे एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। आप क्यों बात बात पर उसे टोकती रहती हैं? और ये मरियम भी तो है, जब ये घर में गुस्सा करती है या किसी बात पर झगड़ा करती है तो आप सब खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तब तो किसी की इज्जत याद नहीं आती। अब शहर को भी अपनी बेटी ही समझें, उसे बहू समझकर फर्क करना छोड़ दें। उसे भी हक दें जो आपने मरियम को दे रखा है। फैसल की जबान से अपनी बहन का मुआवजना एक बदतमीज बहू से सुनकर माँ का दिल कट के रह गया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका अपना खून आज गैरों की वकालत कर रहा है। माँ हैरान परेशान होकर फैसल के चेहरे की तरफ देखती रह गई। उनकी जबान कंग हो गई थी। वो बेटा जिसकी तरबियत पर उन्हें नाज था, आज अपनी बहन की मोहब्बत और बरसों के खलूस को एक पल में भुलाकर अपनी बीवी की गलतियों पर पर्दा डाल रहा था। फैसल ने बात यहाँ खत्म नहीं की, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाकर धमाका कर दिया। मैंने फैसला कर लिया कि उस रोज रोज की चिक चिक से बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊं। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मुझे मेरा हिस्सा अलग कर दें ताकि मैं और शहर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। ये अल्फाज किसी खंजर की तरह माँ के सीने में उतर गए। उन्होंने महसूस किया जैसे उनका बसा बसाया घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। फैसल ये कहकर मुड़कर अपने घर की तरफ चला गया। पीछे माँ बहन बुत बनी खड़ी रह गईं, जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मरियम जो दरवाजे के पीछे मैं खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस भाई के लिए उसने अपनी खुशियां वार दी, वो उसे आज एक बोझ और घर में झगड़े की जड़ करार दिया जा रहा था। माँ की ममता और अब्बा की शफकत का सिला फैसल ने अलैदगी की सूरत में दे दिया था। वो घर जो कभी किक्कों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ खामोशी और रिश्तों के टूटने की किचियों का शोर था।
माँ की नजरें अब भी उसी रास्ते पर जमी थी जहां से उनका बेटा उनका मान तोड़कर गया था। माँ को इस बात का इतना दुख हुआ कि वो बयान से बाहर था। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था कि अगर मेरे दो तीन बेटे होते तो उनमें से एक अलग हो जाता तो शायद इतना मलाल ना होता, मगर यहाँ तो एक ही बेटा था जिस पर पूरी जिंदगी की कमाई वार दी थी। बढ़ापे की लाठी बनने की बजाय वही इकलौता बेटा बूढ़े माँ बाप को तन्हा छोड़कर अलग होने की जिद कर रहा था। माँ बाप ने बहुत सब्र और हौसले से काम लेते हुए आखिरकार ये कड़ा फैसला किया गया कि घर का एक हिस्सा फैसल के नाम कर दिया जाए। अलग वॉशरूम बनवा दिया और एक छोटा सा पोर्शन मुकम्मल तौर पर फैसल और शहर के हवाले कर दिया। घर तो बट गया, लेकिन उस दीवार ने दिलों के दरमियान जो खलीज पैदा कर दी उसे भरना अब नामुमकिन नजर आ रहा था। तकसीम सिर्फ घर तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक दिन फैसल ने दुकान के हिस्से का भी मुतालबा कर दिया। अब्बा इस बात पर बेहद दुखी हुए क्योंकि वो दुकान उनकी जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ थी। मगर माँ ने उन्हें समझाया कि छोड़ें, सब कुछ उसी का तो है, आखिर हमने कौन सा अपने साथ लेकर जाना है। माँ ने बड़े दुख के साथ मशवरा किया कि जब तक मरियम की शादी नहीं होती तब तक आधा हिस्सा अपने पास रखें ताकि बेटी के फर्ज से सरफरू हो सकें, उसके बाद सब कुछ फैसल को दे दें। अब्बा ने बोझल दिल के साथ आधी दुकान फैसल के हवाले कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब शहर खुश हो जाएगी और घर में सुकून आ जाएगा, लेकिन शहर की फितरत में कनात नाम की कोई चीज नहीं थी। इतना कुछ मिलने के बावजूद शहर का चेहरा खुशी से महरूम रहा और वो 4 दिन तक घर तो रहती, 15 दिन फैसल को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर जा बैठती थी। वो फैसल को ठीक से काम भी नहीं करने देती थी और आए रोज नित नए मुतालबात और फरमाइशें उनके सामने रख देती थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फैसल की दुकान के हिस्से में सामान कम होने लगा और कारोबार ठप होने लगा। दूसरी तरफ उनके आपसी हालात भी बिगड़ने लगे थे। मियाँ बीवी के दरमियान बात बात पर झगड़े होने लगे और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उनके घर में फाकों की नौबत आ गई। शहर की बेजाजिद और फजूल खर्ची ने फैसल को माली और जहनी तौर पर मफलूज करके रख दिया था और अब वो अपने ही फैसलों पर पछता रहा था, मगर वापसी का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। इन तमाम तलखियों के बावजूद माँ का दिल तो माँ का था। वो जब भी घर में अच्छा खाना बनाती उनका दिल अपने बेटे के लिए तड़प उठता था। वो मुझसे कहती, मरियम जाकर ये खाना भाई को दे आ, अल्लाह जाने उसने कुछ खाया है या नहीं। मैं जब खाना लेकर जाती तो भाई खामोशी से ट्रे रख लेता। उसकी आंखों में पेशमानी साफ झलकती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। मगर भाभी का रवैया अब भी वही था। वो मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ा लेती और तरह तरह की बातें सुनाती और ये कहती कि उन्होंने तवीज धागों वाले खाने भेजना शुरू कर दिए हैं। वो जली कटी सुनाती रहती, मगर मैं माँ के हुक्म पर खामोशी से वापस आ जाती। माँ की मोहब्बत इतनी बेलौस होती है कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी वो अपने बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जबकि दूसरी तरफ फैसल की जिंदगी शहर की वजह से अजीरन हो चुकी थी। शादी के 3 साल गुजर गए, मगर फैसल और शहर के घर में सुकून का नाम निशान नहीं था। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था, शायद इसीलिए उनके दरमियान तलखियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। शहर की जबान की कैंची और नित नए मुतालबात ने फैसल को कहीं का नहीं छोड़ा था। नौबत फाकों तक आ पहुंची और शहर अब भी अपनी गलतियों पर नादम होने की बजाय सारा मलबा फैसल की नाअहली पर डाल रही थी। एक शाम जब घर में राशन खत्म हो चुका था, दोनों की बहस शुरू हो गई। शहर ने हमेशा की तरह अपनी माँ के घर जाने की धमकी दी और फैसल के खानदान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फैसल जो पहले ही जिंदगी के थप्पड़ों से चूर था, अब मजीद बर्दाश्त न कर सका। उसने गुस्से और मायूसी के आलम में शहर को तलाक दे दी। शहर अपना गरूर समेत घर से चली गई, मगर पीछे फैसल के पास पछतावे और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बीवी की खातिर उन हस्तियों का दिल दुखाया था जिन्होंने उसे पाला पोसा था। कई दिन फैसल अपने कमरे में कैद रहा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अब्बा और माँ का सामना कर सके। एक रात जब जमीर का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो वो लड़खड़ाते कदमों से माँ और अब्बा के कमरे में पहुंचा और उनके पांव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। मैं एक नाफरमान बेटा साबित हुआ। मुझे शहर की बातों ने अंधा कर दिया था। वो बार बार अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था। अम्मा, जिनका दिल तो पहले ही बेटे के लिए धड़कता था, उन्होंने तड़प कर उसे सीने लगा लिया।
अब्बा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने शफकत से फैसल के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है, हमने कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं समझा। फैसल को उस दिन एहसास हुआ कि औलाद क्या होती है और माँ बाप का साया कितना कीमती होता है। अगर अल्लाह उसे औलाद देता तो शायद वो इस रिश्ते की अहमियत समझ जाता, मगर अब उसे अपनी गलती का पूरा अदराक हो चुका था। फैसल ने एक बार फिर अब्बा के साथ दुकान पर मेहनत शुरू कर दी। उसकी लगन और तौबा की बरकत थी कि ठप पड़ा हुआ कारोबार फिर से चमक उठा और घर की रौनकें बहाल होने लगी। इसी दौरान अम्मा और अब्बा ने फैसल की जिंदगी दोबारा बसाने का फैसला किया। उन्होंने फैसल की शादी जैनब नामी एक बेवा खातून से कर दी, जिसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। जैनब के शौहर का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था और एक सहारे की तलाश थी। जैनब के आने से जैसे हमारे घर में बहार आ गई। उसने आते ही घर को जन्नत बना दिया। वो अम्मा और अब्बा का ख्याल अपनी सगी औलाद से बढ़कर रखती थी। फैसल भाई भी उसकी बेटी को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार देते और उसका हर नाज उठाते थे। अब वो हमारा घर, जहाँ कभी नफरत की दीवार खड़ी की गई थी, अब मोहब्बत और एहतराम की खुशबू से महक रहा था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने फैसल भाई की तौबा और खिदमत खलक को कबूल कर लिया। ज़ैनब की सूरत में ना सिर्फ उन्हें एक बेहतरीन जीवन साथी मिला, बल्कि अब अल्लाह ने उन्हें अपनी औलाद की खुशखबरी भी सुना दी थी। मैंने देखा कि मेरा वो भाई जो कभी शहर के पीछे लगकर अपनों से कट के रह गया था, अब वो एक जिम्मेदार बेटा, शफीक शौहर और बेहतरीन बाप बन चुका था। उसने मेरा फर्ज भी बड़ी शान से अदा किया और मेरी शादी एक अच्छे घराने में तय करवा दी। आज मैं अपने घर में बैठी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जो लोग अपनी बीवियों की बेजा बातों में आकर बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाते हैं और उन्हें बोझ समझने लगते हैं, दरअसल वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हैं। खून के रिश्ते कभी पराये नहीं होते और माँ बाप की दुआ वो वाहिद सहारा है जो इंसान को जवाल से निकाल कर अरूज तक पहुंचाती है। जो मर्द औरत की खातिर अपना असल हसार यानी अपने वालदैन को तोड़ देते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में बहुत जल्द अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, तकसीम नहीं। जिंदगी का असल सुकून अपनों को साथ लेकर चलने में है, ना कि उन्हें तन्हा छोड़ने में। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।